दोस्तों, एयरपोर्ट की सारी स्क्रीनें एक साथ लाल हो चुकी थीं। सायरन बज रहे थे। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मची थी और रनवे के ऊपर आसमान में उड़ते विमान अंधे हो चुके थे। तभी भीड़ के बीच से एक पतली सी आवाज गूंजी। साहब, यह कोई वायरस नहीं, सिस्टम लूप है। मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए उस कुर्सी पर बैठने दीजिए। मैं इसे ठीक 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस गंदे कपड़ों में खड़े कूड़ा बिनने वाले बच्चे पर टिक गईं। अगले ही पल एक अफसर चिल्लाया, इस कचरा बिनने वाले भिखारी की हिम्मत कैसे हुई? अंदर आने की गार्ड्स, इसे गर्दन पकड़कर बाहर फेंको। ये सड़क छाप लड़का हमें सॉफ्टवेयर सिखाएगा। लेकिन बच्चा पीछे नहीं हटा। उसने कांपती लेकिन ठहरी हुई आवाज में कहा, सर, इसे आपकी करोड़ों की मशीनें भी ठीक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यह कोई आम वायरस नहीं, सेफगार्ड है, और इसकी चाबी किसी सॉफ्टवेयर में नहीं, मेरे पास इस फटी हुई डायरी में है। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, इस पागल बच्चे को रोको। अगर इसने एक भी बटन गलत दबाया तो तबाही आ जाएगी, और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 2 मिनट में यही कूड़ा बिनने वाला बच्चा वो कर देगा, जिसे देख दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। दोपहर के ठीक 12 बजे दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। हर मिनट रनवे पर विशालकाय 3 विमान उतर रहे थे और उड़ान भर रहे थे। हजारों यात्री अपनी मंजिलों की ओर बढ़ रहे थे। किसी को अपने परिवार से मिलना था, तो कोई बिजनेस डील के लिए निकल रहा था। लेकिन तभी अचानक एक पल में सब कुछ थम गया। एयरपोर्ट के सबसे सुरक्षित सर्वर रूम में लगी दर्जनों बड़ी स्क्रीनें एक साथ काली पड़ गईं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के हेड शुक्ला साहब के कान के पास लगा। हेडफोन अचानक खामोश हो गया। उन्होंने घबराकर चिल्लाया, हेलो फ्लाइट एआई 402, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिप्लाई दें। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक डरावना सन्नाटा था। यह कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं थी। एयरपोर्ट का मेनफ्रेम सर्वर पूरी तरह क्रैश हो चुका था। इसका सीधा सा मतलब था, महाविनाश आसमान में उस वक्त 50 से ज्यादा विमान उड़ रहे थे, जो अब रडार से गायब हो चुके थे। वे हवा में अंधे हो चुके थे। पायलटों को अब यह नहीं पता था कि उनके आगे कौन सा विमान है, उनकी ऊंचाई कितनी है, और नीचे का रनवे खाली है या नहीं। शुक्ला साहब का चेहरा पसीने से भीग गया। अगर अगले 20 मिनट में सर्वर चालू नहीं हुआ, तो आसमान में उड़ते ये लोहे के परिंदे आपस में टकराकर आग का गोला बन जाएंगे। हजारों मासूम जिंदगियां मौत के दरवाजे पर खड़ी थीं, और करोड़ों का नुकसान तो सिर्फ एक शुरुआत थी। तुरंत देश के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स को इमरजेंसी कॉल किया गया। कुछ ही मिनटों में शहर के टॉप इंजीनियर्स वहां पहुंच गए। अमेरिका और जर्मनी के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स के साथ वीडियो कॉल शुरू हुई। करोड़ों रुपए के बैकअप सिस्टम और सुपर कंप्यूटर काम पर लगा दिए गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उम्मीद खत्म होती जा रही थी। एक विदेशी इंजीनियर ने मॉनिटर पर अपना सिर पकड़कर कहा, यह नामुमकिन है। ये कोई आम वायरस नहीं है। ये एक ऐसा लूप है जो सिस्टम को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। इसे ठीक करने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। शुक्ला साहब दहाड़े, हमारे पास 24 घंटे नहीं, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। अगर सर्वर चालू नहीं हुआ तो कल का सूरज हजारों लोग नहीं देख पाएंगे। कुछ भी करो, पर इसे चालू करो। लेकिन दुनिया की सबसे महंगी तकनीक और सबसे काबिल दिमाग पूरी तरह हार मान चुके थे। पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची थी। यात्री चिल्ला रहे थे और अधिकारी अपनी जान बचाने के रास्ते ढूंढ रहे थे। वहीं हवाई अड्डे के दूसरी तरफ वीआईपी गेट के बाहर, जहां चमचमाती गाड़ियां खड़ी थीं, वहां कचरे के ढेर के पास 10 साल का मोहन अपनी फटी बोरी में खाली बोतलें भर रहा था। धूल से सना चेहरा और नंगे पैर मोहन को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस बच्चे की रगों में एक जीनियस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का खून दौड़ रहा है। मोहन हर रोज आकर इसी एयरपोर्ट के आसपास प्लास्टिक की बोतलें बीनता था। आज भी वह सुबह से कूड़ा बीन रहा था। दोपहर हो चुकी थी, इसलिए मोहन ने अपनी बोरी कंधे पर उठाई और शहर के किनारे बनी एक टूटी फूटी झुग्गी की तरफ चल दिया, जहां उसकी माँ सरस्वती उसका इंतजार कर रही थी। सरस्वती कभी इस शहर के सबसे आलीशान बंगले की मालकिन थी, लेकिन आज वह दूसरों के कपड़े धोकर गुजारा कर रही थी। मोहन के पिता, जो कभी इस विशाल एयरपोर्ट के असली मालिक और एक जीनियस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट थे, उन्हें उनके ही सगे भाई ने धोखे से रास्ते से हटा दिया था। एक्सीडेंट के नाम पर उनका कत्ल कर दिया गया,
और रातों रात सरस्वती और नन्हे मोहन को सड़क पर फेंक दिया गया। सरस्वती ने मोहन को अतीत के जख्मों से बचाने के लिए कभी नहीं बताया कि उसके पिता कौन थे, लेकिन मोहन के पास उसके पिता की एक आखिरी निशानी थी, एक काली पुरानी डायरी। हर रात लालटेन की धीमी रोशनी में मोहन अपनी माँ के पास बैठकर उस डायरी को पढ़ता था। सरस्वती को लगता था कि मोहन बस तस्वीरें देख रहा है, लेकिन मोहन के लिए वह डायरी एक खजाना थी। उसके पिता ने उसमें कोडिंग के ऐसे रहस्य लिखे थे जो दुनिया की किसी किताब में नहीं थे। उस डायरी के एक पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द घोस्ट इन द मशीन, और उसके नीचे ठीक वही एरर कोड्स और डायग्राम बने थे जो आज एयरपोर्ट की स्क्रीन पर चमक रहे थे। खाना खाने के बाद जब मोहन फिर से कचरा बीनने एयरपोर्ट पहुंचा, तो नजारा पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ चीख पुकार मची थी। एम्बुलेंस के सायरन और पुलिस की गाड़ियों की गूंज पूरे इलाके में फैल चुकी थी। कमांडो चारों तरफ तैनात थे। मोहन ने भीड़ के बीच से रास्ता बनाया। वहां मौजूद लोग कांप रहे थे। उसे पता चला कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूरी तरह अंधा हो गया है। सर्वर ठप होने से विमानों का संपर्क टूट चुका था और ऊपर आसमान में उड़ रहे हजारों लोग मौत के मुसाफिर बन चुके थे, क्योंकि बिना सर्वर के दो विमानों को टकराने से रोकना नामुमकिन था। तभी मोहन की नजर एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर लगी। उस 50 फुट की विशाल डिजिटल स्क्रीन पर पड़ी। वो स्क्रीन जो हमेशा फ्लाइट का समय बताती थी, आज खून की तरह लाल हो चुकी थी। उस पर सफेद रंग के कुछ कोड्स बिजली की तरह कूद रहे थे। क्रिटिकल एरर 0, X00। 5 लॉजिक गेट शटडाउन। मोहन के कदम वहीं जम गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका गंदा धूल भरा चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह उसके पिता देवदत्त की उस पुरानी डायरी का पन्ना नंबर 42 घूमने लगा। यह तो वही है। मोहन के सूखे होठों से निकला। ये कोई खराबी नहीं है, ये तो लॉजिक गेट शटडाउन है। उसे याद आया कि उसके पिता ने डायरी में एक लाल घेरा बनाकर लिखा था, मोहन, अगर कभी सिस्टम इस जाल में फंसे तो समझ लेना कि किसी ने इसकी जड़ों पर हमला किया है। मोहन को एहसास हुआ कि यह वही पल है जिसके लिए शायद उसके पिता ने उसे तैयार किया था। वह एक पल भी नहीं रुका। वह अपनी बोरी वहीं छोड़कर अपनी झुग्गी की तरफ जान लगाकर दौड़ा। उसके नंगे पैर तपती सड़क पर जल रहे थे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस वह डायरी चाहिए थी। वह हाँफते हुए अपनी झोपड़ी में पहुंचा। फर्श खोदकर बिस्तर के नीचे छिपाई हुई उस काली डायरी को बाहर निकाला। कांपते हाथों से उसने पन्ने पलटे। पन्ना नंबर 42। उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां उसके पिता देवदत्त के हाथ की लिखावट थी। यदि मुख्य सर्वर कभी इस लूप में फंस जाए तो दुनिया का कोई भी एंटीवायरस इसे ठीक नहीं कर पाएगा। इसे बाहर से नहीं, बल्कि कर्नल रूट के भीतर घुसकर एक मैनुअल कमांड से ही जिंदा किया जा सकता है। याद रहे, रूट कमांड ही अंतिम रास्ता है। नीचे कोडिंग की 10 लंबी लाइनें लिखी थीं। मोहन ने उन लाइनों को एक मंत्र की तरह अपने दिमाग में उतार लिया। उसने डायरी को अपनी कमीज के अंदर छाती से कसकर लगाया और दोबारा एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, बाबा, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। लेकिन एयरपोर्ट के वीआईपी एंट्रेंस पर पहुंचते ही एक भारी हाथ ने उसे पीछे धकेल दिया। ए भिखारी, कहाँ घुसा जा रहा है? भाग यहां से। गार्ड ने चिल्लाकर उसे धक्का दिया। मोहन जमीन पर गिरा। उसकी कोहनी छिल गई, लेकिन वह फिर खड़ा हुआ। साहब, मेरी बात सुनिए। मोहन गिड़गिड़ाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा वजन था। अंदर का कंप्यूटर खराब नहीं हुआ है, उसे लॉक कर दिया गया है। मुझे पता है उसे कैसे खोलना है। अगर मैं अंदर नहीं गया तो ऊपर आसमान में जहाज टकरा जाएंगे। हजारों लोग मर जाएंगे साहब। गार्ड जोर से हंसा और बोला, देख रहे हो, अब ये कूड़ा बीनने वाले हमें बताएंगे कि हवाई जहाज कैसे बचेंगे। चल भाग यहां से, वरना ऐसा डंडा मारूंगा कि कचरा उठाना भूल जाएगा। मोहन फिर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं, एक जिद थी। साहब, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो। अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो जो सजा देनी हो दे देना, पर अभी लोग मर रहे हैं। प्लीज मुझे जाने दो। तभी अंदर से खबर आई कि बैकअप सिस्टम भी फेल हो गया है और अब केवल 10 मिनट बचे हैं। एयरपोर्ट के अंदर मौत का सन्नाटा पसर गया था और बाहर एक बच्चा उस समाधान को हाथ में लिए खड़ा था जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही थी। कंट्रोल रूम में शुक्ला साहब अपनी कुर्सी पर ढह गए थे। स्क्रीन पर 8 मिनट का टाइमर चल रहा था।
विदेशी इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और एयरपोर्ट का मौजूदा मालिक यानी भैरव पसीने से लथपथ होकर फोन पर चिल्ला रहा था। भैरव को डर इस बात का नहीं था कि लोग मरेंगे। उसे डर था कि अगर एयरपोर्ट बंद हुआ तो उसकी अरबों की संपत्ति और रसूख मिट्टी में मिल जाएगा। बाहर गार्ड ने फिर मोहन को धक्का दिया। मोहन दूर जाकर गिरा, लेकिन उसका इरादा नहीं टूटा। उसने देखा कि वीआईपी गेट की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उधर एयरपोर्ट की विशाल खिड़कियों के पार आसमान में कुछ विमान अब बहुत नीचे दिखने लगे थे। वे बिना सिग्नल के उतरने की कोशिश कर रहे थे, जो आत्मघाती था। मोहन ने अपनी फटी कमीज से कोहनी का खून पोंछा। उसने देखा कि एयरपोर्ट के किनारे एक सर्विस डक्ट है, कचरा फेंकने का रास्ता, जहां से सफाई कर्मचारी बड़े कंटेनर अंदर ले जाते हैं। उसने डायरी को कमर में कसकर बांधा और रेंगते हुए उस अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ा। अंदर का नजारा और भी डरावना था। एटीसी हॉल में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा खौफ से भरा था। शुक्ला साहब बार बार हेडसेट पर चिल्ला रहे थे, फ्लाइट 702, अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी सर्वर रूम का पिछला छोटा सा दरवाजा खुला और खून पसीने से लथपथ मोहन अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट चिल्लाया, सिक्योरिटी, ये लड़का यहां कैसे आया? इसे तुरंत बाहर निकालो, ये संवेदनशील इलाका है। दो सुरक्षाकर्मी मोहन की तरफ लपके, लेकिन मोहन बिजली की फुर्ती से भागकर मुख्य कंसोल के नीचे घुस गया और वहां से चिल्लाया, शुक्ला साहब, आपकी स्क्रीन पर जो 0x045 कोड है, उसे कोई विदेशी इंजीनियर नहीं खोल पाएगा। वह मेरे पिता देवदत्त का डेडमैन स्विच है। अगर आपने मुझे 1 मिनट नहीं दिया तो यह सिस्टम हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। देवदत्त का नाम सुनते ही शुक्ला साहब के हाथ कांप गए। रुको, उन्होंने गार्ड्स को इशारा किया। छोड़ो इसे। शुक्ला साहब मोहन के पास आए और उसके गंदे चेहरे को गौर से देखा। उन्हें उस बच्चे की आंखों में वही पुरानी चमक दिखी जो सालों पहले इस एयरपोर्ट के असली मालिक की आंखों में हुआ करती थी। शुक्ला साहब ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यह सेफ कोड है? मोहन ने अपनी छाती से चिपकी वह पुरानी फटी डायरी दिखाई और बोला, क्योंकि यह मेरे पिता देवदत्त की डायरी है। उन्होंने लिखा था कि अगर कभी कोई गलत इंसान इस सिस्टम पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो सर्वर खुद को इस तरह लॉक कर लेगा कि उसे कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं खोल पाएगा। भैरव घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है, यह बच्चा पागल है, इसे बाहर फेंको। लेकिन शुक्ला साहब ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने मोहन का हाथ पकड़ा और उसे सीधे उस सर्वर रूम के अंदर ले गए, जहां जाने की इजाजत देश के राष्ट्रपति तक को भी बिना चेकिंग के नहीं थी। पूरे सर्वर रूम में सन्नाटा छा गया। एक तरफ करोड़ों की मशीनें और दुनिया के टॉप इंजीनियर्स थे, और दूसरी तरफ एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा, जिसके हाथ में एक फटी हुई पुरानी डायरी थी। मोहन कंप्यूटर के सामने बैठा, उसकी छोटी छोटी उंगलियां कीबोर्ड के पास गईं। उसने आंखें बंद कीं और अपनी मां सरस्वती के साथ पढ़ी हुई उस डायरी का एक एक शब्द याद करने लगा। समय बचा था। सिर्फ 4 मिनट। इंजीनियर्स हंस रहे थे कि यह बच्चा क्या करेगा। इसने तो कभी माउस तक नहीं पकड़ा। लेकिन जैसे ही मोहन की उंगलियों ने कीबोर्ड को छुआ, कमरे का तापमान जैसे बदल गया। मोहन ने कमांड प्रॉम्प्ट खोला और वह कोड टाइप करना शुरू किया, जो किसी भी प्रोग्रामिंग बुक में नहीं था। स्क्रीन की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि लोगों को सिर्फ सफेद लकीरें नजर आने लगीं। भैरव पीछे खड़ा कांप रहा था। उसे एहसास होने लगा था कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि उसके भाई का वह अंश है जिसे उसने मरा हुआ समझ लिया था। स्क्रीन पर लाल रंग का टाइमर अब 3:45 दिखा रहा था। सर्वर रूम के भीतर का तनाव इतना गहरा था कि लोगों को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। मोहन के नन्हे हाथ कीबोर्ड पर किसी जादूगर की तरह चल रहे थे। उसके दिमाग में उस वक्त कोई डर नहीं था, सिर्फ पिता की डायरी के वे शब्द गूंज रहे थे। अचानक स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो खुली जिसमें लिखा था, एंटर मास्टर की। वहां खड़े सीनियर इंजीनियर ने अपना सिर पीट लिया। खत्म, सब खत्म। ये मास्टर की सिर्फ एयरपोर्ट के ओरिजिनल फाउंडर के पास थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसे क्रैक करने में सालों लग जाएंगे, लेकिन मोहन रुका नहीं। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर बना वह धुंधला सा हेक्साडेसिमल कोड याद किया। यह कोई पासवर्ड नहीं था, बल्कि उसकी मां के जन्मदिन और उसके पिता के पहले पेटेंट नंबर का एक अनोखा मेल था। जैसे ही मोहन ने आखिरी बटन दबाया, पूरे सर्वर रूम में एक गूंज उठी। एक्सेस ग्रांटेड। भैरव के चेहरे से रंग उड़ चुका था।
उसने अपनी जेब में रखा फोन कसकर पकड़ लिया। उसे डर था कि अगर सर्वर पूरी तरह रिसेट हुआ तो सिस्टम का ऑटो लॉक भी खुल जाएगा, जिसमें पिछले 10 सालों का सारा कच्चा चिट्ठा दर्ज था, वह भी जो उसने मिटाने की कोशिश की थी। हटो यहां से। भैरव ने मोहन को धक्का देने की कोशिश की और चिल्लाया कि यह बच्चा सिस्टम हैक कर रहा है, यह हमारे डाटा को चुरा रहा है। लेकिन शुक्ला साहब ने भैरव का हाथ पकड़कर झटक दिया और कहा, बैठ जाइए भैरव जी, ये बच्चा वो कर रहा है जो आपके करोड़ों के इंजीनियर नहीं कर पाए। अगर आपने इसे रोका तो मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा। मोहन ने एक गहरी सांस ली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने अंतिम कमांड टाइप किया, रिब्यूट सिस्टम फोर्स बायपास वायर। अगले 30 सेकंड तक पूरी स्क्रीन काली पड़ी रही। बाहर रनवे पर खड़े पायलटों ने अपनी खिड़कियों से देखा कि एटीसी टावर की लाइटें एक बार बुझीं और फिर एक झटके के साथ पूरी स्क्रीन हरी हो गई। कंट्रोल रूम में लगे रेडियो से आवाज आई, एटीसी दिस इज फ्लाइट आई 402, हमें सिग्नल मिल गया है, हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं। एक के बाद एक सभी विमानों से संपर्क जुड़ने लगा। हजारों जिंदगियां बच चुकी थीं। इंजीनियरों की आंखों में आंसू थे और वे उस 10 साल के कूड़ा बीनने वाले बच्चे को देख रहे थे जो अब उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। सर्वर रूम के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां चल रहे कूलिंग फैंस की आवाज भी शोर जैसी लग रही थी। मोहन की उंगलियां कीबोर्ड पर थम चुकी थीं, लेकिन स्क्रीन पर कोडिंग की पंक्तियां किसी झरने की तरह बह रही थीं। जैसे ही सिस्टम का लास्ट लेयर अनलॉक हुआ, स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला जिसका नाम था इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रोजेक्ट फिनिक्स। वहां मौजूद इंजीनियर्स और भैरव की सांसें अटक गईं। मुख्य मॉनिटर पर अचानक एक पुरानी रिकॉर्डिंग खुद खुद चलने लगी। यह कोई साधारण वीडियो नहीं था, बल्कि वह आखिरी संदेश था जिसे मोहन के पिता देवदत्त ने अपनी मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड किया था और सिस्टम की सबसे गहरी परत में छुपा दिया था। स्क्रीन पर उनका चेहरा उभरा और उनकी आवाज गूंज उठी। उन्होंने कहा कि अगर यह वीडियो कोई देख रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम को किसी ने जबरन बंद करने की कोशिश की थी और उसे खोलने की ताकत सिर्फ मेरे बेटे या मेरे बेहद भरोसेमंद इंसान में ही हो सकती है। आज की तारीख 14 मार्च है और आज मुझे यह सच पता चला है कि मेरे छोटे भाई भैरव ने सर्वर में एक ऐसा छिपा हुआ वायरस डाल दिया है जो मेरे बाद कभी भी पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है। भैरव सोचता है कि मेरे जाने के बाद सब कुछ उसी के हाथ में होगा, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं है कि मैंने पूरे नेटवर्क की अंतिम चाबी अपने बेटे के डीएनए और एक विशेष गणना में सुरक्षित कर दी है। भैरव गुस्से से चीख पड़ा और बोला कि यह सब झूठ है और यह वीडियो नकली है। तभी वीडियो में देवदत्त ने दूसरी फाइल खोल दी और शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, भैरव, मुझे मालूम था कि तुम सच से भागने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने यहाँ तुम्हारी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स, बैंक ट्रांजैक्शन और वे दस्तावेज जोड़ दिए हैं जो यह साबित करते हैं कि मेरी कार के ब्रेक फेल करवाने के लिए तुमने किससे और कितनी रकम दी थी। यह सारी जानकारी अब अपने आप पुलिस मुख्यालय और जांच एजेंसियों तक पहुंच चुकी है। उनके इतना कहते ही सर्वर रूम के प्रिंटर तेज आवाज के साथ कागज उगलने लगे। ये वे सबूत थे जो सालों से एन्क्रिप्टेड होकर छिपे थे और जिन्हें सिर्फ मोहन का कोड ही खोल सकता था। शुक्ला साहब ने एक पन्ना उठाया और पढ़ते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। उसमें भैरव की निजी बातचीत शब्द शब्द दर्ज थी, जिसमें वह अपने ही भाई को रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था। यह ऐसा प्रमाण था जिसे कोई नकार नहीं सकता था। भैरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे वहीं पकड़ लिया। उसका सारा घमंड पल भर में टूट चुका था। अब उसे साफ समझ आ गया था कि जिस भाई को वह खत्म समझ बैठा था, उसने ही आज उसे बेनकाब कर दिया है। पुलिस उसे घसीटते हुए बाहर ले गई और जिन कर्मचारियों के सामने वह कभी रौब दिखाता था, वही आज उसे तिरस्कार से देख रहे थे। शुक्ला साहब मोहन के सामने झुक गए। उनकी आंखें शर्म और पछतावे से भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, हमें माफ कर दो, हम सच को पहचान नहीं पाए। अगर आज तुम यहाँ नहीं होते तो न सिर्फ तुम्हारे पिता का सपना टूट जाता, बल्कि न जाने कितनी जानें चली जाती। मोहन ने अपनी पुरानी डायरी को सीने से लगा लिया। अब उसे समझ आ गया था कि उसके पिता ने उसमें सिस्टम की गलतियों और लूप्स की जो बातें लिखी थीं, वे असल में उसे आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थीं। कुछ ही घंटों में यह कहानी हर तरफ फैल चुकी थी, लेकिन मोहन किसी आलीशान जगह पर नहीं गया। वह शुक्ला साहब के साथ उसी झुग्गी में लौटा जहां उसकी मां सरस्वती रोज की तरह फटे कपड़े धो रही थी।
जब सरस्वती ने देखा कि उसका बेटा बड़ी गाड़ी से उतरा है और उसके पीछे पुलिस व अफसर सम्मान से खड़े हैं, तो वह घबरा गई। शुक्ला साहब ने उनके पैर छूकर कहा कि अब न्याय हो चुका है। भैया के गुनहगार जेल पहुंच चुके हैं और आज से यह एयरपोर्ट और उससे जुड़ा सब कुछ आप और मोहन का है। सरस्वती फूट फूट कर रो पड़ी और उसने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। मोहन ने धीरे से कहा, माँ, पापा कहते थे कि सच कभी हारता नहीं, बस उसे सही वक्त का इंतजार होता है। समय बदला और हालात भी कुछ महीनों बाद वही बोर्ड रूम जहां कभी भैरव बैठता था, अब मोहन और सरस्वती की मौजूदगी से रोशन था। फिर भी मोहन ने अपनी शुरुआत को नहीं भुलाया। उसने सबसे पहले उन बच्चों के लिए एक आधुनिक स्कूल और कोडिंग सेंटर बनवाया, जो कभी उसकी तरह कचरा बीनते थे। एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर उसने अपने पिता की एक भव्य प्रतिमा लगवाई, जिसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। नीचे लिखा था, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है और सच्चाई सबसे मजबूत सुरक्षा। जो बच्चा कभी सड़कों पर बोतलें चुनता था, वही आज देश के सबसे बड़े तकनीकी चेहरों में गिना जाने लगा। उसने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी नीचे गिरा दें, अगर शिक्षा आपके पास है, तो किस्मत का दरवाजा खोलने से कोई आपको रोक नहीं सकता।